जब आपकी सरवर साहब से शादी हुई तब वो क्या काम करते थे? जॉब ढूंढ रहे थे कोई शॉप में, क्योंकि एक दुकान में इनके भाई काम करते थे और कोई नौकरी नहीं थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बेगम परवीन सरवर इंसानी खिदमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इनका अपना लाइफस्टाइल है। गवर्नर की बेगम होकर भी इंतहाई सादा। कॉन्फ्रेंस हो या मैंने कोई यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मैं सादे कपड़े पहनती हूँ, प्लेन कपड़े इस तरह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हम पहले चलेंगे आपके बचपन में। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका ब्रॉटअप कहाँ हुआ? मैं 4 साल की थी जब यहाँ से मैं यूके गई हूँ। तो वहाँ जिधर मैं रही हूँ, पली हूँ, वहाँ हमारे अलावा और कोई मुस्लिम फैमिली नहीं थी। और मेरे अलावा कोई मुस्लिम बच्ची स्कूल में भी नहीं थी। इन द फार नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड छोटा सा फिशिंग टाउन था, उसका नाम था लॉसीमाउथ। अच्छा, तो आपका वहाँ मतलब 4 इयर्स की थी तो आप वहाँ पे चली गई पाकिस्तान से? पाकिस्तान के किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? टेक्सन से। तो वहाँ पे जाके पूरा ब्रॉटअप आपका वहाँ पे हुआ। कितने साल की उम्र में फिर आप वापस आई? 17 साल की थी मैं जब मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ। मेरे अब्बू दिल के मरीज़ थे, तो डॉक्टर ने कहा भी आपको थोड़ा सा धूप में रहना चाहिए, थोड़ा सा चेंज ऑफ सीनरी चाहिए। तो मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू हम पाकिस्तान में आए तो सरवर साहब हमें एयरपोर्ट में लेने आए थे। हम फैसलाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे। आपका चौधरी सरवर के साथ कोई फैमिली टर्म्स थे? जी, वो मेरे चाचे का बेटा। फिर मैंने उनको पहली दफ़ा देखा था जब मैं आई थी। बचपन में देखा होगा, फिर मुझे याद नहीं था। आपकी टोटली अरेंज मैरिज है या आपकी लव प्लस अरेंज मैरिज है? दोनों कंबाइन कर लें, क्योंकि मैं जब रहती थी वहाँ यूके में तो मुझे याद है एक दफ़ा मैंने अपने अब्बू से सवाल किया था कि मुझे समझ नहीं आती कैसे लड़कियाँ सारी ज़िंदगी एक इंसान के साथ गुजार लेती है जब उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, उनकी आदत का नहीं पता। तो मेरे ख्याल से मेरे अब्बू ने ये ज़हन में रखा, क्योंकि जब भी कोई मेरे लिए कोई रिश्ता आया था तो मेरे अब्बू एक ही दफ़ा पूछते थे। तो अगर मैं आगे से कह देती थी भी आई एम ओनली 17 तो मैंने अभी शादी नहीं करनी, तो मेरे अब्बू ने कभी दोबारा मुझे नहीं पूछा था। तो जब हम लोग पाकिस्तान में आए तो फिर सरवर साहब का हमारे घर में आना जाना ताया था, नाश्ता इकट्ठे करना, खाना इकट्ठे करना। तो हमें वहाँ रह के भी अब्बू ने ये आदत डाली थी भी औरतें अलग रहती है और मर्द अलग रहते हैं, हम इकट्ठे कभी भी इकट्ठे खाना नहीं खाते। आपके अब्बू ने आपके कल्चर को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया आप पर? यस। अच्छा, तो फिर किस उम्र में आपको लगा कि हाँ, चौधरी सरवर साहब ऐसे इंसान हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है? उन्हीं दिनों में जब हम इधर रहे हैं तो मेरी चाची ने जिक्र किया था हमारे रिश्ते के बारे में। तो मेरे अब्बू उस वक़्त मेरे चाचू ने अप्लाई किया हुआ था इनके लिए, मेरी चाची के लिए और मेरे जो दूसरे उनके बच्चे, जो सरवर साहब का वीज़ा नहीं लग सका बिकॉज ही वाज ओवर 18। तो ना मेरी नंद का लगा जो सरवर साहब की बहन है, तो इनके बहन और भाई का लगा था वीज़ा, तो सिर्फ वो गए थे। तो जब हम इधर थे तो उन्होंने जिक्र किया था रिश्ते के बारे में। तो मेरे अब्बू ने आगे से कहा जब आपका वीज़ा लगेगा तब यूके में आएंगे तो फिर मेरे भाई के साथ बात करना, फिर मेरे घर रिश्ता लेके आना। तो फिर उसके बाद आपके भाई के साथ मतलब आपके अब्बू के बेटे के साथ? नहीं, मेरे अब्बू का जो खुद का भाई था। अच्छा, ओके। उन्होंने मेरी चाची को कहा भी आप जब वहाँ जाएंगी तो मेरे भाई के साथ बात करना, तो फिर रिश्ता लेके आना। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मेरी चाची का वीज़ा लगा तो फिर मेरे चाचू और मेरी चाची फिर वो रिश्ता लेके आए। सो दैट्स हाउ इट टुक प्लेस। तो तब सरवर साहब तो कॉलेज में होते होंगे? ही वॉज इन द यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद। ओके। और इनको मैंने देखा, इनका जो भी था बड़ों के साथ बैठना, बहुत कम अपनी एज के लोगों के साथ ये बैठते थे। और कभी कोई ख़त लिखवाने आता था इनसे, कभी कोई और मदद के लिए आता था, ये मैंने देखा। और जब रिश्ते की बात हुई तो उस वक़्त मेरी अम्मी और मेरे भाई नहीं चाहते थे हमारा रिश्ता हो, करके मेरी अम्मी ने देखा था जब ये पढ़ के उठते थे तो कभी अपनी बुक्स को भी नहीं उठाते थे। ओके। और तो मेरी अम्मी सोच रही थी भी ये इंसान क्या करेगा, तो कैसे लेके आगे चलेगा। सो दिस वाज थोड़ा सा चल रहा था हमारे घर में। तो उसके बाद फिर मेरी और अब्बू की बात हुई, फिर हमारा फैसला हुआ, फिर मेरे अब्बू ने रिश्ता कर दिया।
और शादी के बाद मैंने सरवर साहब को कहा भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ भी मेरी अम्मी राज़ी हो जाए। और सरवर साहब ने पहली दफ़ा जब शादी के बाद आए, पता नहीं इन्होंने क्या किया, मेरी अम्मी लाइफ टाइम के लिए ना वो हो गई, उनकी फ़ान हो गई और उनका बड़ा करती थी। अभी मेरी अम्मी नहीं है और मेरे अब्बू भी नहीं है। हमारी शादी के बाद तकरीबन 16 मंथ्स के बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। और फिर मेरी अम्मी का बड़ा अच्छा रिश्ता था इनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमारे बड़ों का हमारे से खुश होना ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, जब आपकी सरवर साहब से शादी हुई तब वो क्या काम करते थे? उस वक़्त वो पाकिस्तान से वहाँ गए थे, जॉब ढूंढ रहे थे कोई शॉप में, क्योंकि एक दुकान में इनके भाई काम करते थे। तो मेरे ख्याल से वहाँ और कोई नौकरी नहीं थी। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमने एक दुकान ले ली, दैट वाज अ फैमिली बिजनेस। फिर हम मिलके उसमें काम करने लग गए, तो उसी से हमने आगे इस्टेब्लिश कर लिया। तो फिर हमने कैश एंड कैरी बना ली। तो इट वाज अ फैमिली बिजनेस, तो सब मिलजुल के हम काम करते थे इसमें। मैंने देखा है कि आप सरवर साहब के साथ हर एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मियाँ बीवी होते हैं उनको दो गाड़ी के पहिए होते हैं और उनको एक साथ हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए? मुझे अपनी अब्बू की बात याद है, जिस दिन मैंने रुखसत होना था तो मेरे अब्बू मुझे एक साइड पे ले गए। तो ऐसा बेटी, तो मैंने सोचा मेरे अब्बू मुझे प्यार करेंगे, मुझे गले लगाएंगे, कुछ करेंगे, पर नहीं। मेरे अब्बू ने मुझे बड़ी एक नसीहत दी भी जब भी शादी हो जाती तो बहुत सारी औरतें जेवर और कपड़े को ज़्यादा देती हैं, तो उसके बाद है ना वो भूल जाती भी रिश्ते किस बेस पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपने इनका साथ देना है और बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको उसका हिस्सा नहीं बनाना। तो मैंने वही बात याद रखी और शादी के तीसरे दिन तो मैंने इनके साथ जाना शुरू कर दिया, जो हमारी फैमिली बिजनेस थी। वो यूके में था? हाँ, ग्लासगो में था, इन स्कॉटलैंड। कुछ यंगस्टर्स तो चाहते ही नहीं है कि वो शादी करें। व्हाट डू यू से अबाउट इट कि ये किसकी वजह है? ये इन सब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की वजह से शादी इतनी डिफ़िकल्ट बन चुकी हुई है, या वैसे ही यंगस्टर आज के और उस टाइम के यंगस्टर्स में बहुत फ़र्क आ चुका है? मेरे ख्याल से ये हमारे जो वैल्यूज़ है ये बचपन से हमें सिखाए जाते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स। और एक जो शादी का रिश्ता है, सबसे मजबूत रिश्ता है शादी का रिश्ता है, क्योंकि उसके साथ साथ जैसे आई पर्सनली एक सिक्योरिटी होती है और उनसे जो मर्ज़ी मांग लें, जो मर्ज़ी उनके साथ कर लें। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे अब्बू फौत हुए तो मेरी अम्मी ये कहती थी जो खामंद है एक सिर का ताज होता है, उसके नाम पे आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं और अपनी मना भी सकते हैं। और बच्चों को भी ये होता है भी हमारा अब्बू है और हमारी माँ जो कहेगी वो होगा। मेरी अम्मी को मैंने कभी मांगते नहीं देखा था। इवन हज भी उन्होंने किया तो उन्होंने अपने पैसे जो उन्होंने जमा करके रखे थे, तो वो मेरी अम्मी हज के लिए गई तो मैंने याद है मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा करके अपने पैसे जो जमा किए थे उसके साथ हज करने जा रही हूँ। तो मैंने ये देखा, तो इसलिए आई फेल्ट हर पेन। ऑल्दो उन्होंने कभी कहा नहीं था, सारे मेरे बहन भाई यकीनन उनका बहुत करते थे, बट बीइंग अ बेटी आई कुड सी दैट साइड ऑफ माई मदर्स लाइफ, दैट बिग गैप। तो मैं उनके साथ जब भी बात करती थी अपने अब्बू की बात मैं करती थी क्योंकि मैं एक बेटी थी जो मेरे साथ वो बात कर सकती थी, वो मेरे ख्याल से बहुओं के साथ भी नहीं कर सकती थी, और बेटे वो होते थे वो बिज़ी होते थे। तो इसलिए मैंने देखा जो रिश्ता होता है खामंद का और बीवी का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। और मुझे ये भी याद है जब सरवर साहब घर में आते थे दाखिल होने से पहले, तो मेरी अम्मी कहती थी जब आपने दरवाज़ा खोलना तो आपने कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, ये सही सलामत घर में आ गए। तो उसके बाद वाकई ये बहुत मजबूत रिश्ता है, क्योंकि आज भी मैंने कोई काम कहना होगा तो मैं अपने बेटों को नहीं कहूँगी, मैं अपने खामद को कहूँगी। बेशक जो मेरा सबसे बड़ा बेटा आतिफ, तकरीबन हर तीसरे दिन वो मुझे मैसेज करेगा, पूछेगा भी माँ आपको कुछ चाहिए तो नहीं, यहाँ तक पूछेगा इज़ माई फादर लुकिंग आफ्टर यू। तो दैट मेक्स मी फील हम्बल्ड भी। मेरे औलाद में वो प्यार है मेरे लिए और हमारा वो बॉन्ड है, क्योंकि एक माँ के लिए एक बॉन्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा अपनी औलाद के साथ,
उनके साथ मैंने एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा। ये हमारा एक फैमिली नेटवर्क होता है, तो अगर हम शादी को शामिल ना करें तो हमारा फैमिली नेटवर्क टूट जाता है। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा जब आपकी शादी होगी तो 50% आपका दीन तब मुकम्मल होगा। तो अगर हम दीन पे चलें तो ये है, तो मैं कहती ये एक पाक रिश्ता है। और हमने कभी भी कोई फ़ैसला किया, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी सबसे बड़ी बहू है, शी इज़ अ स्कॉटिश मुस्लिम, तो जब मेरा बेटा पहले आया उन्होंने कहा भी मैंने इस तरीके से एक बच्ची है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, वो मुसलमान होगी, उसके साथ मैं शादी करवाना चाहता हूँ, पर जो फ़ैसला आप लोग करेंगे वो मेरा फ़ैसला होगा। तो यकीनन पहले मैं काफ़ी परेशान थी, इसलिए मैं परेशान थी भी वो हमारी फैमिली में या मेरी फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, जहाँ मैं एज अ मदर उनको वो ही प्यार दूँगी जो उसका हक़ बनता है। तो ये मेरे रिजर्वेशंस थे। तो मैंने अपने बेटे को कहा भी आप मुझे 6 माह दे दें। तो मैंने सरवर साहब को भी कहा भी आप है ना इस पे फ़ैसला कर लें। तो बाकी फैमिली राज़ी नहीं थी। तो इन्होंने कहा भी जो भी फ़ैसला करना हम दोनों ने मिलके करना, अकेले मैं फ़ैसला नहीं करूँगा। तो जब भी मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझ में वो समझ नहीं है, ना मैं वो फ़ैसले कर सकती हूँ, आप ही मेरे दिल में डालेंगे जो मेरे लिए फ़ैसला सही है तो मैं फ़ैसला वो कर सकूं। तो 6 मंथ्स के बाद मैंने अपने बेटे को कहा भी बेटा आप ऐसे करें, शाज को ले आएँ तो उसको मैं मिलना चाहती हूँ। उसकी 2 रीज़न्स थी। अगर मेरा बेटा किसी को चाहता है तो उसकी शादी में वहाँ ना करूँ, तो मैं एक और बेटी घर में ले आऊँ, तो जो मेरा बेटा उसका हक़ जो बनता है उसको वो उस तरीके से प्यार ना कर सके तो मैं एक गुनाहगार इंसान बनूँगी। और उसी वजह से ना तो मैं खुश रहूँगी, ना मेरा बेटा रहेगा, तो ना वो बच्ची जो मैं घर के अंदर लेके आऊँगी ना वो खुश रहेगी। तो मैंने अपने बेटे को कहा, वो आ गई, फिर मैं उसको मिली हूँ। फिर उसके बाद मैंने 3 माह के अंदर अंदर फ़ैसला कर लिया भी मैंने उसकी शादी करनी है। फिर मैं पाकिस्तान में आई हूँ, उसका मैं पूरी तरह उसी तरह कपड़े बनाए, उसी तरह मैंने जेवर बनाया, उसी तरह उनको मैंने हर चीज़ दी जो मेरे बेटे का हक़ था, नॉट मेरी बहू का, मेरे बेटे का, क्योंकि उस बच्ची ने मेरे घर आना था। तो मैंने अपने बेटे की सारी खुशियाँ पूरी की। उसके बाद बहुत सारे लोग जो वहाँ रहते थे जिनके बच्चों ने स्कॉटिश औरतों के साथ शादी की थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिए कि हमने तो अपने बच्चों को घर से निकाला है, तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। आप रोल मॉडल बन गई। तो मैंने उनको कहा भी आप उनको घर में बेशक ना लेके आएँ, उनको मिलें, मिल के उनको हमारा कल्चर, हमारा प्यार, जो हमारा दीन है उनको जो दिखाएंगे तो वो बच्चियाँ खुद ही मोल्ड हो जाएंगी। एग्जैक्टली, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे तो कुछ होगा। उसके बाद 600 बच्चियाँ मुसलमान हो गई। जो हमारे लड़कों ने शादी की थी, कोई इंडियन मुस्लिम बच्ची थी वो इंडियन मुसलमान हो गई, कोई स्कॉटिश थी। फिर वहाँ अल मिज़ान बना, वहाँ वो आने लग गई, उन्होंने कुरान पाक पढ़ने लग गई, बहुत सारी पर्दा करने लग गई। तो सो मैनी वुमेन बिकेम ट्रू मुस्लिम्स। अच्छा, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत हक में हैं, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हुनरगाह, राइट? 2014 और 15 14 और 15। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या सोच के आपने बनाई और आप वुमेन एम्पावरमेंट को इतना सपोर्ट क्यों करती हैं? जब मैं शुरू में इधर आई थी तो मैंने जब गांव जाना तो मैंने बहुत दफ़ा देखना, एक माँ बच्चे अपने बच्चों को भी साथ लेके आ रही है, बच्चों को कोने में बैठा देती है, तो सारा दिन वो घर का काम करती रहती है और बच्चे कोने में बैठे रहते हैं करके गांव जाती थी वो ना। जब आपने किसी के घर जाना तो ये होता था, जब गांव वाली औरतें आके इकट्ठी हो जाती थी। तो मैंने सबसे पहले ये शुरू किया, जो टोबा टेक्सन के इर्द गिर्द जो गाँव हैं, तकरीबन 25 जो विलेजेस थे उनको मैंने आइडेंटिफाई किया और वहाँ मैंने मशीन्स बांटी जो हमारी बेवा औरतें थी और जो हमारी यतीम बच्चियाँ थी, तो उनको मैंने सोइंग मशीन्स दी। फिर उसके बाद मैंने देखा दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, और उसके बाद क्या गारंटी है उनको अपनी पॉकेट से दी, अपनी फाउंडेशन से अपनी फैमिली फाउंडेशन से। उस वक्त हमारी फाउंडेशन सिर्फ फैमिली पे चलती थी, हाँ, फंड्स, ये फंड्स थे, और ये ज़्यादा मैंने अपनी फैमिली से किया। उसके बाद मैंने ये देखा भी क्या गारंटी है इनको सिलाई आती है कि नहीं आती, और उसके बाद क्यों ना, क्योंकि एक देने से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्यों ना मैं सेंटर्स खोल लूँ। उसके बाद मैंने सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए, मशीन्स रखी गांव में। 10 मशीन रखने से 60 बच्चियाँ आ जाती हैं।
और आप यकीन करें वो करते करते 20,000 औरतों को हम ट्रेन कर चुके हैं। माशाल्लाह। और उसमें से बहुत सारी ने अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर लिए, बहुत सारी बच्चियों ने काम करके अपनी पढ़ाई पे पैसे लगा रही, कुछ बच्चियों ने जॉब्स मिल गए आज ट्रेनी टीचर्स जो अपनी सिलाई कढ़ाई सिखा रही है। तो अब मैं अगला वाला लेवल पे इसको लेके जाना चाह रही हूँ। अगले वाले मैं खोलूँगी, मैं अपना लेबल एक तैयार करना चाह रही हूँ और उसके साथ साथ आई वॉन्टेड टू बी यू नो दैट इज़ मेड बाय लोकल वुमन, ताकि जो हमारी बहनें हैं वो सपोर्ट करें। ये हमारी लोकल औरतों ने बनाया तो हमने इससे चीज़ें खरीदनी और जो पैसा होगा सारा चैरिटी में जाएगा, उसी हुनरगाह में जाएगा, क्योंकि जो पहले वो भी उसी में जाते हैं, वो सारे फ़ी सबीलिल्लाह। पर ये वाले जो होंगे उसको मैं मॉनिटर करूँगी कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती है, कहाँ हमने सफाई करनी है, किधर हमने एक आइटम को लेके चलना है और किस तरीके से हमने इसको आगे बनाना है। अभी मैंने कश्मीर में ओके कर दिया, कश्मीर में अब खोलने लगे हैं। बलूचिस्तान के लिए हम इन द वर्किंग प्रोसेस जो हम करेंगे। लाहौर में एक बहुत बड़ा वाला मैं खोलने लगी हूँ और एक मैं फैसलाबाद में खोलूँगी। 2 पाकपतन में खुल गया जो इस अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। जो मैंने उकाड़ा के पास पहले वाले जो खुले वो है। एट वन पॉइंट मेरे पास 200 हुनरगाह थे। कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था और बहुत सारे एरियाज़ में जिधर कोविड ज़्यादा था, तो वहाँ मैंने उन बच्चियों को कहा भी ऐसे करें जो मशीन्स अपने घरों में ले जाएं और अपने अपने काम शुरू कर लें। और उनका काम चलता रहा? उनका काम चलता रहा, क्योंकि मैं चाहती थी उनको किसी से मांगना ना पड़े। आपको क्या ऐसा लगता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मेरे ख्याल बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए एक तो उनको जो हमारा दीन है वो ही, और बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है, और उसके साथ साथ उनको ये बताना भी घर का जो आखिरी फ़ैसला होगा वो घर वालों ने करना, जैसे सरवर साहब करते हैं। राय लेना ज़रूरी है, उनके साथ एक दोस्ती का, प्यार का रिश्ता होना ज़रूरी है ताकि वो हर बात आपके साथ शेयर कर सके। तो यही मैंने रिश्ता रखा बेटी के साथ, और मेरे जो तीनों बेटे थे, बल्कि जो मेरी बेटी थी उसी के साथ हम शॉपिंग करने जाते थे, उसके साथ में बैठ के मूवीज़ देखती थी और मेरे बच्चे इकट्ठे जाते थे फुटबॉल खेलने, ताकि हमें बहुत क्लोज़ फैमिली नेटवर्क उसको रखा, ताकि हमारा जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को टाइम देंगे उतनी ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। वर्किंग वुमेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आप किस तरह से मैनेज कर सकती हैं? एज़ यू नो कि हमारे कल्चर में ये समझा जाता है जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो हाउसवाइफ्स नहीं बन सकती। व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं, मैंने सरवर साहब के साथ भी काम किया। शादी से पहले हमारी जो अपनी बिज़नेस थी मेरे अब्बू की, उस पर भी मैं टाइम देती थी और घर का भी मैं काम करती थी। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक इंसान से घर का ख़र्चा नहीं चलता। तो अगर एक औरत, उसके पास वो हुनर है, एजुकेटेड है, कंट्रीब्यूट कर सकती, तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें करना चाहती हैं तो घर वाले नहीं करने देते। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं, दे शुड वर्क टुगेदर। और ये इसमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए भी ये डिग्रेडिंग है या कुछ भी है, करके काम करने से, मेहनत करने से कोई डिग्रेडिंग वाली बात नहीं। मांगने से तो बेहतर इंसान खुद कर। आपने कभी घर का काम किया? जी, मैंने घर का काम यूके में रह के, ना मेरे पास ड्राइवर था, ना मेरे पास कुक था। सफाई मैं करती थी, बच्चों को छोड़ के मैं आती थी। बल्कि मेरी जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जाते थे जब उन्होंने डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाना होता था। सो आई डिड अ लॉट ऑफ हाउस वर्क। फिर उसके बाद कैंपेन में भी काम किया, तो इसके साथ ना रिश्ते मैनेज हो जाता था। मेरे ख्याल व्हेन यू आर यंग, इंसान उसको ऐसा ड्यूटी लेके चलता है। खाने में सर्वर साहब को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जैसे कि कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, सॉरी। तो आप इस बात से कितना मुत्फिक हैं? सर्वर साहब ने कभी भी नहीं कहा भी खाना अच्छा नहीं है। जो मर्ज़ी मैं बना के उनके आगे रख दूँ, खुश होकर खा लेते हैं। और मेरे ख्याल से शादी के बाद हर औरत की कोशिश होती है भी मैं वो चीज़ बनाऊँ जो मेरे खामद को पसंद है, तो अपने आप को वो भूल जाती। मैं जब अपनी बचपन की बातें करती हूँ
तो मुझे लगता है जैसे ये एक ख्वाब है। मुझे लगता है जो मेरा बचपन नहीं है, मुझे यही लगता है भी मेरी ज़िंदगी जब से मेरी शादी हुई वही मेरी ज़िंदगी है। आप जो अपने ड्रेसेस का इंतखाब करती हैं वो किस तरह से करती हैं? कोई डिज़ाइनर है स्पेशल, या आप खुद अपने ड्रेसेस को चूज़ करती हैं कि मुझे इस इवेंट पे ये पहनना चाहिए और मुझे इस तरह के कपड़े लेने चाहिए? जब भी कोई कपड़ा मैंने ख़रीदा, मैंने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदा है। और उसके अलावा जो भी शादी के फंक्शन होते थे, तो जब मैं यूके में रहती थी तो सारी शॉपिंग मैं पाकिस्तान में आती थी करने। वलीमे का कौन सा पहनना, शादी पे कौन सा पहनना, अपने बेटों की, बेटी की, सारे कपड़े मैंने खुद चूज़ किए थे। तो मैं अनफॉर्चुनेटली ये छोटी सी ये, अगर मेरी पसंद का कपड़ा कोई बना दे तो मुझे ना अच्छा लगे तो मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे अपना एक होता है, अभी मेरा ना इतना गला होना चाहिए, इतने बाजू होने चाहिए, तो ज़्यादा मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ अपने कपड़े और ख़ुद ही पहनती हूँ। किचन में अब आपका टाइम गुजरता है? किचन में पाकिस्तान में ना तो मैं कभी बर्तन धोती हूँ तो ना मैं कभी कोई खाना बनाती हूँ। ये ज़रूर है भी मैंने फल वगैरह ट्रे में रखना, वो सर्वर साहब के साथ बैठना, काट के उनको देना, सर्व करना, काट के देना, सर्व करना। नाश्ता कर रहे हैं तो मुझे कह देते भी आप मुझे सालन डाल दो, तो तकरीबन पानी सालन डालना वो मैं ही इनको करके देती हूँ। कपड़े इनके सुबह मैं निकालती हूँ ताकि ये तैयार हो जाएं। ये खुश हो जाते हैं, 3 मिनट मेरे लगते हैं इसी में जो खुश हो जाते हैं। सो इट्स वर्थ स्पेंडिंग दोस 3 मिनट्स। तो अब क्या कोई एक एडवाइस देना चाहेंगी आजकल की वर्किंग वुमेन को एंड हाउसवाइफ्स को, दोनों किस तरह से दोनों काम लेकर चल सकती हैं, और दोनों अगर कोई काम करें तो वो घर को किस तरह से मैनेज कर सकती हैं? मैं तो अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी, काम करने में कोई बुराई नहीं है और उसको हम मैनेज कर लेते हैं। एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, इतने बजे मैंने ये करना है और इतने बजे मैंने ये करना है। आप देख लो सरवर साहब भी बिज़ी होते हैं, उन्हें अपनी मीटिंग्स रखनी है, फंक्शंस पे जाना है। मैं अपना फाउंडेशन चला रही हूँ, फिर उसके साथ साथ हम शाम को हमारा ये होता भी हमने दोनों ने टेलीफोन को बंद करना और उस वक्त बैठ के आपस में आधा घंटा जो भी करना, हमने कॉन्वर्सेशन करनी। उसके बाद उन्होंने अपना काम करना, मैंने अपना काम करना। गवर्नर हाउस में तो मेरे पास बहुत कम कपड़े होंगे, मे बी 6-7 सूट्स होंगे जो मैंने आसान एमरजेंसी रखे, क्योंकि कई दफ़ा कहीं जाना पड़ जाता है तो मैंने रखे नहीं, तो बाकी कपड़े सारे घर पर होते हैं। और जब से मैं यहाँ आई हूँ लॉन ही ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी बड़ी होती है। शिफॉन के कपड़े बनाती ज़रूर हूँ कभी फंक्शन में। दूसरा तो मैं कपड़े को, बाज़ औरतें कहती हैं हमने रिपीट नहीं करना, तो उसको मैं आप रिपीट उस तरह करती मैं हैं? रिपीट कर लेती हूँ करके। देखे ना, हमने जब भी किसी को मिलना है तो हमने एक इंसान को मिलना है। बिल्कुल। कपड़ा जितना मर्जी उन्होंने कीमती पहना होगा, That doesn't matter. अगर उनका रवैया आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो आपको इंसान अच्छा नहीं लगेगा। तो वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ द गुड इन पीपल। तो उसी पे फोकस हम करेंगे तो बहुत सारी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, बहनें मिल जाती हैं। जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो, उनको मैं बहनों की तरह समझती हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ गर्ल गाइड्स, तो मैं समझती हूँ जितनी भी गर्ल गाइड्स हैं वो मेरी बेटियाँ। तो मैं कितनी लकी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बेटियाँ दे दी। अभी आपकी वार्डरोब का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। ये वाले ना ब्रीज के है, ये वाले। सो दिस इज़ माय गर्ल गाइड्स यूनिफॉर्म। ओके। ये मेरा गर्ल गाइड्स का यूनिफॉर्म है। इसके ऊपर ये पहनने के लिए ना जैकेट है, सो आई कैन पुट द जैकेट ओवर दैट वन। ये तो वैसे कपड़ा पड़ा है, इसका कुछ मैंने बनाना था, अभी टाइम नहीं मिला बनाने का। सो दिस इज़ द गर्ल गाइड्स यूनिफॉर्म बिकॉज आई एम द। तो ये आप कब कब पहनते हैं? आई वेयर इट जब ना कभी मुझे जाना होता है, गर्ल गाइड्स का कोई फेशियल वगैरह होता है, देन आई वेयर इट। दिस इज सो प्रिटी ना। सो दिस इज़ द गर्ल गाइड्स यूनिफॉर्म। गर्ल गाइड्स का यूनिफॉर्म है। ओके। और जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो तब आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं? अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो, जब मैंने कोई यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मैं तकरीबन सादे कपड़े पहनती हूँ, प्लेन कपड़े। इस तरह ब्रीज वगैरह के ब्रीजे से मैं लेती हूँ और दूसरे फार्म आप खुद जाके शॉपिंग करती हैं?
खुद जाती हूँ, अरे मैंने बताया ना। पहचानते हैं लोग आपको? हाँ जी, वो पहचान लेते हो, मुझे कहते कोई हैं आप डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट मैंने कभी मांगा नहीं है। मतलब वो खुद, उनकी खुद कोशिश हो कि आप कपड़े ले लें? नहीं, वो मुझे कहते हैं आप देर बाद आई हैं तो ले लें, तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं चली जाऊँ, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं ले आती हूँ, करके मैं बार बार बाजार नहीं जाती। आप कुछ बताएंगे कि इस ओकेजन के लिए ये बेहतर है, इस ओकेजन के लिए ये बेहतर ये है? अगर मैंने आम इधर आना होगा गवर्नर हाउस में तो इस तरह का पहनूंगी या इस तरह का पहनूंगी। ये वाला अगर मैंने किसी के तरफ जाना हो चाय के लिए, आफ्टरनून टी के लिए, लंच के लिए, देन आई वुड वेयर दिस। लॉन्ग ड्रेसेस भी मैं पहनती हूँ, दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रेस, पर मैं इसको भी आप देखें टाई करके रखा है ताकि ना वो नीचे से ना लग जाए, नीचे से कोई अंदर ना कोई चीज़ चली जाए, तो आई मेक श्योर दैट आई। अच्छा, I ये कोई cover it. इवेंट कोई आ गया, कोई इवेंट? इवन इफ आई एम गोइंग फॉर एन आफ्टरनून टी, पहनी हो किसी की तरफ, दोस्तों की तरफ, या जब मैंने किसी खाने पे जाना हो, then I you know I would sometimes wear something like that. हाँ, दिस इज सो प्रीटी। ये आपने खुद बनवाया? खुद बनाया, खुद कपड़ा डिजाइन लेके देके? खुद। और तो कभी आप ये जो ओपन मार्केट्स होते हैं जहाँ पे खुले कपड़े मिलते हैं, कभी आप गए इन मार्केट्स में? बहुत मुश्किल है जाना। जैसे ओरिगा हो गया या इस तरह की मार्केट्स मैं हो गई, उधर- लिबर्टी? लिबर्टी में एक दो दफ़ा गई हूँ सिर्फ चूड़ियाँ वगैरह खरीदने के लिए, अपनी निवासियों के लिए और पोती के लिए। और एक है लाहौर सेंटर, हाँ इधर मेन बुलेवार्ड पे, उधर भी एक दो दफ़ा गई हूँ, करके जो मेरी बाहर से फ्रेंड्स आती है तो फिर हम मिल के चले जाते हैं, करके उन्होंने गिफ्ट्स भी लेने होते हैं, चीज़ें लेनी होती है, तो आई गो विद देम। कभी आपने ऐसे किया कि निकाब पहन के चले गए हों कि मुझे लोग पहचाने मत? ऐसी जगहों पे यहाँ के लोग इतने तेज़ है, अगर आप फेस मास्क भी पहन लें अपनी, आपकी आवाज़ से उनको पता चल जाता है आप कौन है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश की हो? जब मैं लिबर्टी वगैरह जाती हूँ, यस आई डू, मैं कोशिश करती हूँ उनको ना पता चले। और मैं अकेली कभी भी नहीं जाती, मेरे साथ फ्रेंड्स जाती है, क्योंकि वो मुझे कहती भी आपने तो चुप करके जो पैसे मांगेंगे तो आपने दे देने, आप पीछे बार्गेनिंग नहीं करनी, पैसे हम देंगे, आप सिर्फ पसंद करके एक साइड पे हो जाए। तो मैं कहती हूँ देखें ना, अगर किसी ने मेहनत की है तो उसकी मेहनत उनको देनी चाहिए। और अगर कोई आपसे पैसे मांगता, उनका अल्लाह के साथ मामला, अपना आपका अल्लाह के साथ मामला। तो मैं और ऐसे लोगों के साथ तो बहस करनी भी नहीं चाहिए। आपको परफ्यूम्स अच्छे लगते होंगे? परफ्यूम्स मेरे पास थे बड़े और अभी भी है, पर जब से मैं हज करके आई हूँ मैं ऊद पहनती हूँ, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है, और सिर्फ जब मैंने बाहर जाना होता तब पहनती, नहीं तो नॉर्मली नहीं। और ये परफ्यूम्स किसके पड़े ये हुए हैं? सारे सरवर साहब के हैं। अच्छा, तो आपका मोस्ट ऑफ द फेवरेट परफ्यूम जब आप वेयर करती थी वो कौन सा था? सरवर साहब ने मुझे बड़े लेके दिए थे, इन्होंने मुझे कौन से वाले थे अब निकल गए, एक तो था पॉइजन, उनको बड़ा पसंद होता है, यूज्ड टू वेयर इट इन द इवनिंग। एंड देन देयर वाज वन कॉल्ड सक्सेस, उनको अच्छा लगता था कि सी थॉट दैट आई वाज अ सक्सेसफुल वुमन, सो आई यूज्ड टू वेयर दैट वन। क्रिस्टीन डॉयर के मेरे पास काफ़ी थे, सो वी हैड डिफरेंट वंस। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, जब भी उन्होंने गिफ्ट देना होता था, परफ्यूम वगैरह लेके आते थे, तो उन दिनों में आई यूज्ड टू ओनली वेयर इट इफ़ आई वाज गोइंग फॉर डिनर, क्योंकि जब से मैंने पढ़ा भी दूसरे मर्द को औरत की खुशबू नहीं आनी चाहिए, तो मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो जब मैंने इनके साथ जाना होता तब पहनती हैं। जब भी मेरी फ्रेंड्स आती है तो उनको मैं गिफ्ट देती हूँ, तो आपको भी मैं देती हूँ। आयते, ये ना, that's so sweet. आपको भी देती हूँ ये गिफ्ट। मैं अपनी फ्रेंड्स को हमेशा ये गिफ्ट देती हूँ, दुआओं में याद रखना। हियर इन पाकिस्तान जिधर से मर्जी मेरी दोस्त आ जाएं, चाहे वो यूएसए से आ जाएं, कनाडा से आ जाएं, यूके से आ जाएं, यहाँ से आ जाएं, तो मेरी कोशिश होती है उनको मैं ये ज़रूर दूँ, करके इसके साथ जुड़ना ज़रूरी है। और मेरा ये होता है भी जब भी वो कभी खोलेंगे तो हमें याद करेंगे, क्योंकि दुआएं बहुत ज़रूरी है। You consider me as your friend. Thank you so much.